हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सी टेट के लिए जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसकी नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी हम 7 वीडियोस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो भी प्रीवियस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं डे वाइज डे, वो आप कर लेना, ठीक है। सो इसमें कैसे सी टेट के लिए जो कि CDP रहती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहती है, उसको कैसे हल करना है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और किस तरीके से मीन्स क्वेश्चन का राइट आंसर आपने पिक करना है, इस तरीके की स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाती है, ठीक है। तो यदि आप सी टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, DSSS, KVS, STET, PSTET, रीट या कोई अदर एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। देखो भाई, दो तरीके के स्किल होते हैं, एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है हमारे पास फाइन मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वे होते हैं जिसमें मीन्स ऐसे कौशल आते हैं इसमें जिसमें बच्चे की पूरी बॉडी, ठीक है, जिसमें बच्चे की पूरी बॉडी जो है एक्टिव होती है। तो जब बच्चे की पूरी बॉडी एक्टिव होती है, ठीक है, तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल में रखेंगे। और यहाँ पे बच्चे की पूरी बॉडी की बजाय, ठीक है, बॉडी के कुछ अंग, बॉडी के जो कि कुछ हम कह सकते हैं पार्ट्स, ठीक है, जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओके, तो वो होते हैं फाइन मोटर स्किल। अगर मैं सिंपली एग्जांपल की बात करूं तो ग्रॉस मोटर स्किल में हमारे पास आते हैं जैसे कि सिंपली हम कह सकते हैं रनिंग करना, है ना, रनिंग करना, या हम कह सकते हैं स्विमिंग। ओके, स्विमिंग भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और या हम कह सकते हैं जैसे कि स्टैंडिंग, खड़ा होना, है ना, सिट, बैठना, ठीक है, या सिंपली वॉकिंग करना, चलना। तो ये सारी चीजें किसमें है, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल में आती हैं। और फाइन मोटर स्किल में अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली जब बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है, जब बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज की ड्राइंग कर रहा है, या सिंपली एक लड़की किसी के हाथों पे मेहंदी लगा रही है ना, मेहंदी लगाना। और जहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि धागे में मोती पिरोना, ठीक है, धागे में मोती पिरोना, ठीक है, मन के पिरोना। तो ये क्या है, या सुई में धागा डालना, ठीक है, सुई में धागा डालना, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो एक्टिविटी है ये किसमें आती है, ये फाइन मोटर स्किल में आती है। तो दो तरीके के स्किल होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। फाइन मोटर स्किल में हमारी ऐसी एक्टिविटी आती है जिसमें जिसमें शरीर की पूरी बॉडी भाग नहीं लेती, ठीक है, शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं। जैसे कि सिंपली एक बच्चा अपने हाथ से किसी पेंसिल को पकड़ करके क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो पेंसिल को पकड़ना यह किसमें है, फाइन मोटर स्किल में है। किताब के पन्ने पलटना, है ना, इसमें भी सिंपली एक हमारा कह सकते हैं कि बच्चे की जो बाजू है ना, या बच्चे का जो हाथ है वो जस्ट काम कर रहा है। तो यह भी फाइन मोटर स्किल है, यह भी फाइन मोटर स्किल है और यह भी फाइन मोटर स्किल है। और मटर को उंगलियों से दबाना, ठीक है, तो यह भी क्या है, फाइन मोटर स्किल है। जैसे कि सिंपली हम ये भी कह सकते हैं किसी सिंपली हम कह सकते हैं किसी स्विच को ऑन करना, है ना, स्विच को ऑन करना, पंखे की स्विच को ऑन करते हैं, तो ये भी फाइन मोटर स्किल है। तो ऐसी चीजें फाइन मोटर स्किल में आती हैं जिसमें पूरी बॉडी की बजाय जस्ट कुछ बॉडी के पार्ट एक्टिव हों, लेकिन एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। तो इसमें जो पूरी बॉडी है, ठीक है, वह कैसे बैलेंस हो रही है, इसमें पूरी बॉडी एक्टिव है बैलेंस होने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट है वह किसका रिजल्ट है, ठीक है। तो कह रहे हैं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ओनली वाला छोड़ दो, इसमें भी ओनली है, और नेदर वाला भी छोड़ दो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। एक्चुअली आपने अगर नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी है, यदि आपने वो अच्छे तरीके से कर रखी है तो उसी में आता है कि चाहे हम यहाँ पे डेवलपमेंट रखें, लर्निंग रखें, है ना, सोशल डेवलपमेंट रखें या इंटेलिजेंसी रख लें, ठीक है, जो भी मीन्स किसी बच्चे से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं जिसमें विकास आता है, सीखना आता है, बुद्धि आती है उसकी, सामाजिक विकास आता है ना, मानसिक विकास आता है, तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, वह अनुवंशिकता और इन्वायरमेंट जो भी पर्यावरण है उसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और
ऐसा नहीं है कि यह अकेला प्रभावित करेगा, मीन्स हेरिडिटी अकेला उस पर इफेक्ट डालेगा किसी डेवलपमेंट पर, लर्निंग पर या इंटेलिजेंसी पर। और ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट अकेला, ये दोनों आपस में, इनका दोनों आपस में मीन हम कह सकते हैं मिला जुला परिणाम होता है। ठीक है, इनका आपस में मिला जुला क्या होता है, परिणाम होता है, इनका कम्बिनेशन होता है, इनका हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, इंटरेक्शन होती है, जहां हम कह सकते हैं इनका प्रोडक्शन होता है दोनों का आपस में। ठीक है, तो वो दोनों आपस में मिलकर प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं द प्रिंसिप द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर टू 6 ईयर, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है जो चाइल्डहुड है एज, ठीक है, चाइल्डहुड, ओके, तो यह 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, एक है हमारे पास जिसको हम यहाँ पे लिखा है, ये देखो मिडल चाइल्डहुड। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। तो ये 2 होती है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वह 2 से 6 वर्ष होती है, और मिडल चाइल्डहुड है वह 6 से 10 या 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है 2 से 6 वर्ष, तो इसका राइट आंसर आएगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, और जो शैशवावस्था है यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जो किशोरावस्था है तो यह होती है हमारे पास 12 टू 18। ठीक है, यह 12 टू 18 मानी जाती है। ओके, इसको जो कि यह है ना किशोरावस्था, इसको तनावों का काल बोलते हैं, तनावों का काल या द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व की अवस्था या द्वंद्व की अवस्था इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट है कि अ लॉट ऑफ, देखो असर्शन में दिया गया है अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले इन द सिटीज इज बेस्ड ऑन द रियलिटी टीवी शो दैट दे सी। ओके, रीजन में कहा गया है अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स दीज डेज मीडिया इज बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये है देखो, फर्स्ट भी सही है और जो कि रीजन है वो भी सही है। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है कि वही जो भी शहरों में बच्चों का जो बहुत सारा जो भी मीन्स एक्टिविटी होती है, वह उनके खेल जो भी वह एक्टिविटी कर रहे हैं वह रियलिटी टीवी शो पर हो सकती है, क्योंकि कह रहे हैं परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों का एक सोशलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड इंपोर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। कह रही हैं कि कौन सा फैक्टर है जो उसको मीन्स इंपोर्टेंट माना गया है अधिगम को सुगम, मीन्स यहाँ पे लिखा है अधिगम को आसान बनाने के लिए। ओके, कि फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को, तो कौन सा हमने लेना है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं मोबिलिटी ऑफ द टीचर, तो टीचर में मोबिलिटी होनी चाहिए। प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल, तो ये भी होना चाहिए कि भाई डाइवर्स जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाना। प्रोवाइडिंग मॉडरेटली नॉवल एक्सपीरियंस, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं फोर्थ इंश्योरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो पियाजे ने पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की थी, रीइंफोर्समेंट की बात कही, इनकी बात कही थी जो हमारे पास बिहेवियरिस्टिक आते हैं। ओके, जो हमारे पास बिहेवियरिस्टिक आते हैं, आईपी पैब्लो है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और बीएफ स्किनर। ओके, बीएफ स्किनर, थॉरनडाइक, ओके, जेवी वाटसन, ये क्या थे हमारे पास, ये सारे बिहेवियरिस्टिक थे, व्यवहारवादी थे। इन्होंने मीन्स रेनफोर्समेंट की बात कही थी, इन्होंने हम कह सकते हैं जो एक तरीके से स्टिमुलस है उसकी बात कही थी। ठीक है, स्टिमुलस की बात इन्होंने करी थी। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, ये तीनों कारक सही हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, तो ये हमारे पास राइट चला जाएगा। हाँ जी, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ द लार्जर वर्ल्ड। देखो एनिमिस्टिक जो कि एनिमिज्म है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। एनिमिज्म, एनिमिज्म होता है जी जीववाद का गुण, और जीववाद के गुण की बात करें तो यह होता है हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज की यह विशेषता है। ठीक है, सो सिंपल था, यहीं से हमारे पास यह क्वेश्चन का आंसर निकल के सामने आ जाता है। इसमें मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, इसमें जी याद रखोगे ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि है लगभग 18 मंथ तक विकसित हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में बच्चा सेंसरी मोटर से ज्ञान, सॉरी अपनी जो सेंसरीज होती हैं, सेंसरीज, इनसे वह जो ज्ञान है वह प्राप्त करता है। ठीक है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आप याद रखोगे एक तो ईगोसेंट्रिक का गुण। ओके, ईगोसेंट्रिक का गुण याद रखोगे। एनिमिज्म ये अभी हमने कर लिया है एनिमिज्म का। ठीक है, इसमें एक गुण होता है जी सेंट्रिएशन का। ओके, सेंट्रिएशन ये आप याद रखोगे। इसमें एक याद रखोगे आप इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है,
रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें ईगो सेंट्रिक, एनिमिज्म, सेंट्रिएशन और इरिवर्सिबिलिटी। इसमें एक और होता है 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, याद रखोगे 4 से लेकर के 7 वर्ष तक एक है हमारे पास इनिशिएटिव पीरियड। ओके, ये याद रखोगे, इनिशिएटिव पीरियड। इसको बोलते हैं अंतदर्शी काल। ओके, हिंदी में बोलते हैं अंतदर्शी काल। और इसी में बच्चा परसेप्चुअल थॉट्स वगैरह का यूज करता है। परसेप्चुअल थॉट्स हो गए, या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्सिव थॉट्स। ओके, ट्रांसवर्सिव थॉट्स। तो ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जी उनकी जो थिंकिंग है वह क्या हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है, लेकिन वह लॉजिकल थिंकिंग में सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर ही लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, सिर्फ मूर्त वस्तुओं पर। मींस उनके सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो उन्हीं के बारे में वह, उन ऑब्जेक्ट्स पर वह क्या कर सकते हैं, एक थिंकिंग बना सकते हैं अपनी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को देख करके मींस निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसी गुण को बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें थर्ड स्टेज में याद रखोगे कंजर्वेशन की विशेषता बन जाती है। ओके, कंजर्वेशन। तो फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल में उनके विचार पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं जी, मूर्त हो जाते हैं उनके विचार, अमूर्त हो जाते हैं। मींस उनकी जो थिंकिंग है वह पूर्ण रूप से लॉजिकल हो जाती है। और इसमें एक और विशेषता याद रखोगे फॉर्मल में, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। ओके, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग का वह यूज करने लग जाते हैं। मींस उनके जो विचार है ना वो पूरी तरीके से फॉर्मली हो जाते हैं। मींस नियमों को समझने लग जाता है बच्चा, ठीक है। समाज में जो रियलिटी है उनको समझने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्याजे से रिलेटेड कुछ बातें थी। आगे है जी लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यह किसने कही थी बात, तो वो थे लेव विगोस्की। लेव विगोस्की जिन्होंने लैंग्वेज को लेकर के मींस दो तरीके की लैंग्वेज बताई थी। एक तो था प्राइवेट स्पीच, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। एक थी जी इसमें इन्होंने बताई थी प्राइवेट थी, और दूसरी थी हमारे पास आउटर। ओके, आउटर स्पीच। यह उसकी लैंग्वेज से संबंधित है, और प्राइवेट स्पीच उसके थॉट्स से संबंधित होती है, मीन्स उसके विचारों से संबंधित है। इसमें बच्चा थिंकिंग करता है, या हम कह सकते हैं स्वयं से बातें करता है, स्वयं से बातें करना, ठीक है। इसको हम सेल्फ टॉक भी बोल सकते हैं, सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक के बेस पे ही बच्चा खुद को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये आप याद रखोगे। हॉवार्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी वो थी मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी। ये याद रखोगे, मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी दी थी इन्होंने। और जो कि लॉरेंस कोलबर्ग थे, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आगे हमारे पास विगोस्की से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा है कि विगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखेंगे, कंपटीशन से बच्चे नहीं सीखेंगे। हाँ, ये हो सकता है इंटरेक्शन विद पीयर्स, स्ट्राइविंग फॉर रिवार्ड। तो रिवार्ड भी वगैरह मैंने आपको बता दिया जो व्यवहारवादियों ने यूज किए थे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शनिज्म जो थ्योरी है यह है थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड चला जाएगा। एक्चुअली जो विगोस्की थे उन्होंने कहा था कि बच्चे 3 तरीके से लर्निंग करते हैं, ठीक है, 3 तरीके से करेंगे। तो एक तो था हमारे पास इमिटेटिव, जिसको हम कहेंगे इमिटेशनल लर्निंग, और दूसरा है जी हमारे पास कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, और तीसरा आप याद रखोगे इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। तो इस तरीके से उन्होंने 3 लर्निंग दी थी। इसी वे से बच्चे सीखते हैं अकॉर्डिंग टू विगोस्की। इसका राइट आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन। तो इसमें कह रहे हैं आर लुक्ड एट द पैसिव, नहीं पैसिव नहीं होने चाहिए, एक्टिव एंगेजमेंट इन कंस्ट्रक्टिव। तो ये इसका राइट है, ठीक है। ईगर वगैरह और पैसिव ये हमने नहीं लेना है, सेकंड इसका राइट आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। तो हमने करेक्टली बताना है। पुनिशमेंट की बात करें तो कह रहे हैं ला आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बाई चेंज। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की जो पनिशमेंट एंड ऑविडेंस में ऐसी थिंकिंग होती है कि जो ला है वह फिक्स नहीं होते, उन्हें चेंज किया जा रहा है। ऐसी थिंकिंग कहीं ना कहीं थर्ड स्टेज में जाकर के, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल की स्टेज है, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल की, जो कि हम कह सकते हैं इसमें हमारे पास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और प्रिंसिपल एथिकल की स्टेज है, इसमें जाकर के ये थिंकिंग बनती है। तो यह गलत हो गया। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में कह रहे हैं वन अनअप्रूव बाय विंग। तो ये हो सकता है
ये सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम थर्ड देख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और कह रहे हैं एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में नहीं आते। एथिकल प्रिंसिपल आते हैं जी हमारे पास थर्ड स्टेज की, सॉरी थर्ड लेवल की सेकंड स्टेज में, जिसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल। ओके, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ना, पोस्ट कन्वेंशनल उसकी सेकंड स्टेज में आते हैं, तो ये गलत हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में कह रहे हैं फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर, तो ये भी नहीं है ये, क्योंकि ये किस में चला जाता है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल की स्टेज में चली जाती है ये बात, तो ये भी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर सेकंड आएगा, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन इन होवार्ड गार्डनर थ्योरी। होवार्ड गार्डनर थ्योरी में कह रहे हैं कि पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंसी कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड, ओके, तो कह रहे हैं कि भाई वह कौन सी इंटेलिजेंसी है, जब वह उस व्यक्ति में किस तरीके की बुद्धि होगी जो कि जैसे कि वनस्पति हो गए या जीव हो गए, उनकी प्रजातियों की सुंदरता की वह पहचान कर सकता है, तो ये है जी नेचरलिस्टिक, ठीक है। मीन्स जो कि प्राकृतिकवादी है, ठीक है, जो प्राकृतिकवादी है, नेचरलिस्टिक है, ठीक है, वह प्रकृति द्वारा बनाई गई जो चीजें होती हैं, नदियां, झीलें, पहाड़, पर्वत, ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो ये सारी चीजों को वह आसानी से क्या है, इनको समझ सकता है, इनके बारे में वह अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करता है, इनमें ही वह इंटरेस्ट लेता है, तो वो होते हैं नेचरलिस्टिक व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें ये बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। स्पेशल ऐसी बुद्धि है कि हम कह सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति, ठीक है, स्थान की समझ रख पाता है, जैसे कि भाई इधर एक ट्रक जा रहा है और इधर एक ट्रक जा रहा है, पीछे से एक गाड़ी लेके आ रहा है व्यक्ति, और वो समझेगा, उसने अब इस एरिया को यहाँ पे पहचान लेना है कि उसके पास इतना एरिया है और वह अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लेगा या नहीं निकालेगा। मीन्स जो ड्राइवर होते हैं उनमें यह इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है। जो नेविगेटर होते हैं, ठीक है, जो जहाज चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, समुद्री जहाज चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। जो एक सिंपल हम कह सकते हैं, जैसे कि मकान बनाने वाला जो एक हम कह सकते हैं मिस्त्री होता है, उनमें भी यह इंटेलिजेंसी पाई जाती है। इंजीनियर में यह इंटेलिजेंसी पाई जाती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी उनमें होती है जो इजिली तरीके से जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल है ना, उनको समझ सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं वह, ठीक है। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंसी है, जो दूसरों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है जी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसमें किस चीज की सिफारिश करता है, एक भाषावादी नहीं है, पाठ्यक्रम को स्टैंडर्डाइज करना ये भी नहीं है, मूल्यांकन को ये भी नहीं है, इसका आएगा जी मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म एनवायरमेंटल हमें बनाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं जी अ टीचर होल्ड द परसेप्शन दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट एंड रिस्क टेकिंग एंड गर्ल्स आर ओबीडिएंट एंड सिंसियर एंड ट्रीट्स देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई एक टीचर, यह उसके माइंड में ये चीज है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं और ज्यादा क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, परंतु जो लड़कियां हैं वह ओबीडेंट होती हैं और सिंसियर होती हैं, ठीक है। तो जो कि उनके अकॉर्डिंग ही वह क्या है, ट्रीट करती है। तो वही यह किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये है जी जेंडर वाइस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड होता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड, ठीक है, तो सॉरी, अगर हाँ यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड होता तो वो भी यहाँ पे आंसर सही था, ठीक है। तो जेंडर वाइस्ट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो सकता है। जेंडर कंसिस्टेंसी एक्चुअल में एक यह कॉन्सेप्ट था, तो जो वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये थे जी कोलवर्ग हमारे पास, ठीक है। कोलवर्ग थे, कोलवर्ग ने जेंडर कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने 3 पढ़ा दिए थे, 3 स्टेजेस प्रोवाइड की थी। एक तो था हमारे पास जेंडर आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी। तो दूसरा था हमारे पास जेंडर स्टेबिलिटी, ओके, और तीसरा था हमारे पास जेंडर कंसिस्टेंसी। ये 3 पढ़ा दिए थे उन्होंने, कोलवर्ग ने। आगे जी असर्शन में कह रहे हैं टीचर शुड यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक टू अक्रॉस चिल्ड्रन, ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रीजनिंग में कह रहे हैं नो सिंगल असेसमेंट टूल इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड प्रोग्रेस, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई एक टीचर को बच्चों का जो आकलन किया जाता है, असेसमेंट, उसको असेस कर रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से जो भी टेक्निक्स हैं, मेथड हैं, उनका यूज करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। और बी रीजन में कह रहे हैं कि भाई जो एक मूल्यांकन की अगर टेक्निक हम यूज करेंगे, जहां मेथड यूज करेंगे, तो वह बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वह नहीं दे पाएगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। इसमें हम देखो ये इसमें ये ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आर है वह एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, किसको, ए को,
इसलिए हम फर्स्ट लेंगे इसका, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलुस्ट्रेट, तो नॉट को ध्यान से देखा करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात आए तो इसमें याद रखा करो फॉर्मेटिव वाली बात, ठीक है। फॉर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी बच्चे का ड्यूरिंग एजुकेशन जो आंकलन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग को दर्शाता है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें कह रहे हैं फर्स्ट में स्टूडेंट एक्टिवली थिंक अबाउट वेयर दे आर गोइंग एंड हाउ टू गेट देयर। ओके, तो स्टूडेंट एक्टिव होकर के ये चीज सोच सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से कि वही वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या उन्होंने प्राप्त किया है, जहाँ वे उस चीज तक कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी बात हो रही है वह लर्निंग की हो रही है, कि उन्होंने लर्निंग के लिए मीन्स वे कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे और क्या उन्होंने प्राप्त किया है, या वो वहां तक कैसे पहुंचते हैं, ये चीज उनको समझ आ जाती है अगर हम उसका असेसमेंट इस वे से करते हैं। तो फर्स्ट सही है, नॉट के अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा। टीचर गेव कंस्ट्रक्टिव क्वालिटेटिव, तो ये भी सही है, नॉट के अकॉर्डिंग ये भी नहीं आएगा। नॉट के अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव ऑप्शन चूज करना है। कांस्टेंट कंपैरिजन आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कह रहे हैं कंपैरिजन, तो कंपैरिजन हम नहीं लेंगे, तो ये गलत हो सकता है, ये नेगेटिव हो गया हमारे पास, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो सकता है ये थर्ड हो सकता है, लेकिन फोर्थ देख लें। सेवरल मेथड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट सच एज पीर एंड सेल्फ सर्विस, तो ये देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाली बात आ गई ना, तो ये तो इसके साथ मैच कर गया, इसलिए नॉट के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड राइट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, फ्लेक्सिबल पेडागोजी, ये भी बात हो सकती है, लेकिन जो आगे देख लें इनएक्सेसिबल, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनएक्सेसिबल नहीं होता, रिजिड भी नहीं होता, स्टैंडर्डाइज भी नहीं होता। राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट ही आ जाएगा। ओके, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन वाली हमने मीन्स ऐसे बच्चे जो समाज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते इजिली तरीके से, उन्हें कठिनाई महसूस होती है, तो उसमें कौन सा विकार हो सकता है, तो वो है ऑटिज्म, ठीक है। डिसकैलकुलिया, जो कि कैलकुलेशन करने में इनको कठिनाई महसूस होती है, कैलकुलेशन ये नहीं कर सकती, ठीक है। डिस्ग्राफिया हम कह सकते हैं कि ये राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, अगर उसको वी बनाना है तो वो इस तरीके से डी की शेप बना सकते हैं, वो इसमें हम कह सकते हैं मिरर इमेज बना देते हैं, अगर वो इस तरीके से लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। जहां हम कह सकते हैं जो सी है वो इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये डिस्ग्राफिया में। लोकोमोटर डिसेबिलिटी शरीर से रिलेटेड होती है, इसमें बच्चों को चलने फिरने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो यह फिजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है। और अगर हम इसकी बात करें ये मानसिक डिसेबिलिटी है, मेंटली डिसेबल बच्चे जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ओके, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हेल्प करेगा, ठीक है, बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो डिसएडवांटेजेस में आते हैं या डेप्रिवाइड ग्रुप्स में आते हैं, उनको इंक्लूजन करने के लिए। ओके, तो इसमें डाइवर्सिटी वाला हो सकता है, डीकंटेक्चुअलाइज्ड नहीं लेंगे, पेडागोजी सेंटर भी नहीं आएगा और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास डाइवर्सिटी वाला आएगा। अगर हम डाइवर्सिटी को महत्व देंगे, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अगर क्लास में किसी भी तरीके का बच्चा आपको मिल रहा है, चाहे वह मंदबुद्धि है, चाहे वह पूरा इंटेलिजेंस है या पूरा क्रिएटिव है, ठीक है, चाहे वह मंदबुद्धि है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव है, जहां उसको किसी ना किसी तरीके से फिजिकल डिसेबल विकार है, उसको किसी ना किसी तरीके से वह फिजिकल डिसेबल है, तो सभी बच्चों को आप मीन्स महत्वता दोगे, एक ही क्लास में एक ही मेथड से पढ़ाओगे, तो हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूजन एजुकेशन में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए विविधता को महत्व देना पड़ेगा। आगे है जी प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, कह रहे हैं पहला स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओके, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट फेसिंग लर्नर डिफिकल्टीज एंड स्टूडेंट फेसिंग लोकोमोटर, ठीक है। कह रहे हैं कि जब हम ज्यादातर जो मोड्स होते हैं मल्टीपल मोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंटेंट के मल्टीपल मोड्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो यह किसके इंक्लूजन में हेल्प करेगा, तो यह सारे जो बच्चे हैं, चाहे वह हियरिंग इंपेयरमेंट से हो, चाहे उसको कोई विजुअल डिसेबिलिटी या विजुअल इंपेयरमेंट हो, जहां वह किसी ना किसी तरीके से सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा हो, जहां उसे लोकोमोटर डिफिकल्टीज हो, तो सभी में हेल्प करेगा, जो कि सामग्री को अगर हम कई तरीकों से उसका यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ आ जाएगा। ओके, इसमें सभी में हेल्प करेगा। आगे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन, तो कौन सा मीन्स मैच कर रहा है आपस में। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो उनको प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, तो ये हो सकता है कि जिनको डिस्कैलकुलिया होता है उनको हम कैलकुलेटर प्रोवाइड करें ताकि
वह अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाएं। डिसलेक्सिया की बात करें तो कह रहे हैं लेंथी रिटन असाइनमेंट। तो देखो जो डिसलेक्सिया होता है उसको पढ़ने संबंधी विकार होता है, तो ऐसा है नहीं कि उनको हम लंबे लंबे कार्य देंगे लिखने के लिए, तो ये नहीं आएगा। जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है कह रहे हैं गिविंग ऑडियो टेप्स, कि अब जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको हमें ऑडियो टेप, क्योंकि उन्हें तो सुनाई दे ही नहीं रहा, सुनाई देने में उन्हें तो कहीं ना कहीं तो क्या है कठिनाई महसूस हो रही है, मीन्स उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे टीचर को ऐसा नहीं है कि उन्हें ऑडियो टेप्स प्रोवाइड कर दे। ठीक है, टीचर यहाँ पे टीचर को चाहिए कि उसको इशारों के साथ समझा सकता है वह चीजों को। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कह रहे हैं पिक्चर्स बुक प्रोवाइड करना, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर पिक्चर्स वो कैसे देखेंगे, है ना। अगर यहाँ पे ब्रेल लिपि से रिलेटेड आता, ठीक है, तो वो हम राइट लगा ले, इसलिए इसका राइट आंसर ये आ जाएगा जी। ठीक है, फर्स्ट। आगे है इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए अर्ली स्टेज में कौन सी अप्रोच प्रेफरेबल होगी, तो किस तरीके की अप्रोच को प्रेफर करेंगे हम। इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग वाली अप्रोच को हम प्रेफर करेंगे, कि जो शुरुआती स्टेज होती है बच्चे के सीखने की, तो उसको हम ज़्यादातर इस अप्रोच से सिखा सकते हैं, करके जो भी वो एक्टिविटी है उसको खुद करनी पड़े यहाँ पे। ठीक है, उसकी खुद एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो पैसिव और रोड लर्निंग वाला हमने नहीं लेना है। असर्शन में कह रहे हैं पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर। रीजनिंग में कह रहे हैं, रीजन में कह रहे हैं लर्निंग इज प्राइमरी अ सोशल एक्टिविटी। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि लर्निंग के लिए जो स्कूल है, स्कूल के सामाजिक अवसरों में कह रहे हैं जो इन्वॉल्वमेंट होती है वह महत्वपूर्ण होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम कह रहे हैं जो लर्निंग है वह मुख्य रूप से एक सोशल सामाजिक क्रिया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो लर्निंग है वह सामाजिक क्रिया भी है। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए आएगा। ठीक है, आगे है जी टीचर कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटी मीनिंगफुल वाई डैश सॉरी वाई, तो कह रहे हैं जो टीचर है वह किसके द्वारा मीन्स जो है मीनिंगफुल बना सकते हैं अपनी क्लासरूम को, तो इसमें कह रहे हैं डिवाइडिंग देम, तो डिवाइड नहीं करना, एम्बिगियस जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड नहीं करनी, प्रेजेंटिंग देम टू डी कंटेक्स्ट ये भी नहीं होगा, सिचुएशन देम इन द ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, तो वो अगर हम उसमें क्या करेंगे उनको सिचुएट करेंगे बच्चों को, ठीक है, तो वह क्या हो सकता है जो क्लासरूम है वह मीनिंगफुल हो सकता है, तो ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, सभी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी झलक रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिकल्स आर डज नॉट, तो डज नॉट वाला है, ठीक है, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग, कि कौन सा जो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है, कौन सी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिस है वह क्या है कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो हमने नहीं वाला लेना है। करिकुलम अडेप्टेशन एज पर नीड्स, तो ये सही है, कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर स्टूडेंट। ओके, इनोवेशन इन करिकुलम प्लानिंग ये भी सही है। रिज, तो देखो ये गलत हो जाएगा हमारे पास, कि जो भी एग्जाम सेंटर टीचिंग स्ट्रेटजी है वह क्या हो, रिजिड हो, तो ये हमारे पास नॉट वाला आ जाएगा, और नॉट के अकॉर्डिंग हमने फोर्थ ही चूज करना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन नॉट के अकॉर्डिंग राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं असर्शन में कह रहे हैं टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू बी टफ विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, रीजनिंग में कह रहे हैं चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर नीड टू पे अटेंशन टू, तो इसमें कहा है कि ये टीचर द्वारा जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वह उनके मीन्स डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को उनके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कह रहे हैं रीजनिंग में चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर नीड्स टू पे अटेंशन, तो जो बच्चे हैं वह जब स्कूल में आते हैं तो उनके पास बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन पर टीचर को ध्यान देने की जरूरत होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो भाई बच्चे अपनी एक सेल्फ मेड नॉलेज के साथ स्कूल में एंटर करते हैं, बच्चे ऑलरेडी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, वह अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हैं, ठीक है, फिर वह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ गलत बता रहे हैं, ठीक है, मीन्स कुछ गलत चीजें आपको बता रहे हैं, तो उनको आपने गलत नहीं मानना है, उनको जस्ट आपने मानना है कि यह बच्चे की अल्टरनेटिव थिंकिंग है, अल्टरनेटिव जहां हम कह सकते हैं नॉलेज है, ठीक है, ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब इसको हम क्या करेंगे रिफाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे शुद्ध करेंगे, ठीक है, तो ये आपने मानना है। ओके, तो इसलिए इसका ये सही आएगा, बच्चों के पास बहुत सारी नॉलेज होती है जब वह स्कूल में एंटर करते हैं। आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, इसमें कह रहे हैं कि
जो भी निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जो बच्चों को सीखने का जो स्वयं मूल्यांकन करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो फॉरगेटिंग हो गया, इमिटेशन, मेटाकॉग्निशन। तो इसका आएगा जी मेटाकॉग्निशन। जो मेटाकॉग्निशन है इसमें हम कह सकते हैं कि जो स्वयं की नॉलेज होती है, ठीक है, स्वयं का ज्ञान, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि जज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि उसने कितना समझा है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा जी, मेटाकॉग्निशन। मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन। तो जो मिसकंसेप्शन होते हैं चिल्ड्रन में, तो वे उनकी नेचुरल बात है, मैं अभी बात कर चुका हूं आपके सामने कि भाई यह बच्चों का नेचर होता है कि जो भी वह समाज में, जो भी वह एनवायरनमेंट में देखते हैं उसको उसी तरीके से वह समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यह बच्चों में स्वाभाविक बात होती है, नेचुरल बात होती है कि चीज़ों को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि किसी बच्चे ने एक दूध की दुकान पे, डायरी पे ये देखा कि वहां पे मशीन से दूध आ रहा है ना, मशीन से दूध निकल रहा है। तो अब बच्चों को यही लगेगा कि भाई पूरी दुनिया में मशीनों से ही दूध निकलता है। एक्चुअल में दूध बनता कैसे है? मशीनों से बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे वह बड़े होते जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ दुधारू पशु होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनसे हमें क्या है, दूध प्राप्त होता है ना। तो क्या है, यह उनके लिए मिसकंसेप्शन है, ठीक है, यह उनके लिए एक मिसकंसेप्शन है, जहां हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव नॉलेज है, जो आगे जाकर के वह क्या अपना लेगा, इसको सही कर लेगा, ठीक है। तो यह उनकी क्या होती है, एक स्वाभाविक बात होती है, उनके लिए नेचुरल होती है। ओके, आ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्निंग लर्नड हेल्पलेसनेस आर लाइकली टू। तो इसमें कह रहे हैं एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता फील कर रहा है, ठीक है, लर्नड हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, तो कह रहे हैं शो एंथुसिज्म इन लर्निंग। तो वह सीखने में ज्यादा एंथुसिज्म शो करेगा। फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। तो वह क्या है कि महारत जो है उस पर ध्यान देगा ज्यादातर, ठीक है। ओरिएंटेड गोल्स का मतलब होता है कि अपने जो भी लक्ष्य होता है उसी की ओर जाना, ठीक है। फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच और विदड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटी। तो देखो, अगर वह सीखने में कठिनाई यहाँ पे महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि उत्साह से सीखेगा या मास्टरी होगा या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो इसमें होएगा विदड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटी, की जो भी लर्निंग एक्टिविटी है उससे वह थोड़ा विदड्रॉ हो सकता है, दूर हो सकता है। ये इसका राइट आ जाएगा। ओके, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्टिंग मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो देखो, नकद इनाम की बात आ गई, कैश प्राइज, यह बाहरी अभिप्रेरणा है, पुरस्कार जीतना भी बाहरी है, और माता पिता की प्रशंसा, प्रशंसा भी क्या है, बाहरी है। लेकिन अपने इंटरेस्ट के कारण कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो ये आंतरिक मोटिवेशन है। ओके, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। तो कौन सा ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है? देखो, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स बाहरी जो कारक होता है, पर्यावरणीय कारक, उसकी बात करनी है। रवैया हो गया, एटीट्यूड, और मोटिवेशन हो गया, प्रेरणा, और व्यक्तिगत लक्षण हो गए, ये उसके कहीं ना कहीं व्यक्ति के इनर गुण है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये व्यक्ति के आंतरिक गुण है, ठीक है, उसके मीन्स अंदर उसका यह स्वभाव होता है, ठीक है, उसका रवैया, उसकी मोटिवेशन और उसके लक्षण। और जो विद्यालय है यह कहीं ना कहीं पर्यावरणीय कारक है, ठीक है। तो स्कूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन, ठीक है। जो यह पेपर है हमने सीटेट 1, इसकी जो सीडीपी है इसकी अच्छी तरीके से हमने कर लिया है इसको। तो अगर आपको चीजें समझ आई तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, काफी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन जस्ट रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.